हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्टेजेस ऑफ हंटिंगटन डिजीज़। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हंटिंगटन डिजीज़ क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं उनको स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके 5 स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस विद द एज और सिम्टम्स के हिसाब से चेंज होते जाती हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। हंटिंगटन डिजीज़ में सबसे पहली जो स्टेज है उसको कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें हंटिंगटन डिजीज़ के माइल्ड सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स इतने कम होते हैं कि डॉक्टर भी इसको डायग्नोज नहीं कर सकता कि इस पर्सन को हंटिंगटन डिजीज़ है या नहीं है। बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं 40 से 60 इयर्स की लाइफ के दौरान में आते हैं, लेकिन जब ये एक माइल्ड सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन ये 2 साल तक 2 साल तक वो ड्यूरेशन लगता है उसको क्लियर होते होते। इसमें जो ये फर्स्ट स्टेज है इसमें जो पर्सन है वो अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को विदाउट किसी की हेल्प के इजीली कैरी आउट कर लेता है। इसमें मूड प्रॉब्लम्स जो है आना स्टार्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्टेज है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में जो हंटिंगटन डिजीज़ की सिम्टम है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और वो क्लियर होती हैं। इस हद तक क्लियर होती हैं कि वो जो पर्सन है हंटिंगटन डिजीज़ में जो है डायग्नोज हो जाता है। इसकी जो बेसिक सिम्टम है कि उसको हैंड्स या फेस पे जो है ऐसे ट्विचेस होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इसमें वैसे तो वो अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ खुद ही कर लेता है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे उसमें किसी और की भी ज़रूरत आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो अपने ज़्यादातर काम खुद तो कर लेता है लेकिन उसे बहुत सारे कामों में दूसरे इंसान की मदद आना स्टार्ट हो जाती है। इसी जो सेकंड स्टेज है इसमें उसे ईटिंग एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट हो जाती है और इसी स्टेज में उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसमें प्रॉब्लम इस हद तक आना स्टार्ट हो जाती है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उसके डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी थर्ड स्टेज है वो है मिडल स्टेज। अब मिडल स्टेज में वो सिम्टम थोड़े मतलब थर्ड लेवल तक पहुंच जाते हैं। उसकी वजह से जो वो पर्सन है जिसे वो हंटिंगटन डिजीज़ है वो अपने ज़्यादातर काम जो है नहीं खुद ब खुद नहीं कर पाता और उसे किसी ना किसी की ज़रूरत होने लगती है। और ये वही स्टेज है जिसमें वो अपने खुद के जो पर्सनल काम है वो भी नहीं कर पाता। उन पर्सनल कामों में उसे किसी और की ज़रूरत आना स्टार्ट हो जाती है। इसी स्टेज में जो है वो ये भी फील करना स्टार्ट हो जाता है कि उसको मतलब कोई भी खाना खाने में प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ती है और वो अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाता। मतलब उसकी स्पीच भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद है कि इसी मिडिल स्टेज में उसे वॉकिंग की भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो अच्छे से चल भी नहीं पाता और अपना बैलेंस भी बरकरार नहीं रख पाता। इस स्टेज में उसकी थिंकिंग भी इस हद तक जो है इफ़ेक्ट हो जाती है कि वो नई इन्फॉर्मेशन को भी नहीं सीख पाता और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद भी नहीं रख सकता वो पर्सन। और डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी इसी तरह उसके बेसिक जो इवेंट है या एविडेंट है कि ये जो पर्सन है मिडिल स्टेज में है। उसके बाद इसकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। उसके बाद इसमें स्टेज नंबर 4 है लेट स्टेज।
अब ये लेट स्टेज वो स्टेज है जिसमें वो अपना एक भी काम नहीं कर पाता, मतलब वो पर्सन कंप्लीटली बेड रेस्ट में चला जाता है। वो बहुत ही मुश्किल से मूवमेंट कर पाता है और उसकी जो मूवमेंट है इतनी स्लो और रिजिड होती है जिससे वो ख़ुद नहीं बता सकता कि वो किस तरह का फील हो कर रहा है, क्योंकि इसके साथ उसकी स्पीच भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये ऐसा समझे कि ये वो तकरीबन आखिरी स्टेज के करीब ही है जिसमें वो खाना जो है ख़ुद ब खुद नहीं खा पाता, क्योंकि उससे स्वेलिंग करने में, निगलने में इतनी तकलीफ़ होती है। इसलिए उसके खाने के लिए जो है फीडिंग ट्यूब्स डायरेक्टली सर्जिकल मेथड के थ्रू जो है फीडिंग ट्यूब लगाई जाती है उसके स्टमक के अंदर, और उसे जो है साथ ही साथ उसे ये भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और यूरिन का मसला भी उसका साथ ब साथ चलता रहता है, और उसकी जो नींद है इस हद तक डिस्टर्ब हो चुकी होती है कि वो सो नहीं पाता। अगर सो जाता है तो सोते सोते उठ जाता है। उसके बाद इसमें स्टेज नंबर 5 है द एंड ऑफ लाइफ स्टेज। ये उस पेशेंट की वो वाहिद मतलब लास्ट स्टेज है जिसमें वो कम्प्लीटली बेड पे चला जाता है, मतलब वो हिल डुल भी नहीं पाता। अब इस तरह के पेशेंट की जो एज है वो बेसिकली 2 to 3 या फ्यू मंथ्स होती है या फ्यू ईयर्स होती है, और वो ये जो ईयर है या तो अपने घर में गुजारता है या हॉस्पिटल में गुजारता है। इस स्टेज में आके उस पेशेंट की मर्ज़ी होती है कि वो क्या चूज़ करना चाहता है, कि वो अपनी जो ये नेक्स्ट लाइफ है उसको वो अपने घर में गुजारना चाहता है या हॉस्पिटल में ही गुजारना चाहता है। तो ये हंटिंगटन डिजीज़ की 5 स्टेजेस हैं जो कि विद द एज के साथ उनकी जो है सेवेरिटी भी बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।